हाय स्टूडेंट्स, आज हम कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सेक्शन 123 से 127 पूरा रिवाइज करेंगे। सारा आपको हैंड रिटन लिखवा रखा है, कुछ प्लस माइनस किसी का रह गया हो वो साथ में देख लीजिएगा। और ऑब्वियसली हर चैप्टर के साथ रूल्स होते हैं, तो रूल्स का नाम भी सेम है, द कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको दो चीजें और ध्यान में रखनी होती हैं। इस चैप्टर के साथ रेड विद आपने सेक्शन 8 कंपनी करना है, जहां आप पढ़ते हो सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे नहीं सकती, प्रोहिबिशन है। नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 में से एक सेक्शन 51 आपको आना चाहिए कि डिविडेंड होता है किस पे, ऑन पेड अप वैल्यू। और इसमें अगर मैं मेन कहूं तो ये 51 भी पक्का आपको यहां याद रहे। अ कंपनी मे वर्ड इज इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है। अगर वो क्या है, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स है, क्या पे कर सकती है डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन शेयर। मतलब 51 के क्वेश्चन ध्यान रखने जरूरी है, क्योंकि वर्ड मे है। इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल है तो आप डिविडेंड किस पे ऊपर देंगे, पेड अप वैल्यू पे देंगे। दैट मींस अगर ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल नहीं है तो आप किस पे दे सकते हो, फेस वैल्यू पे। ये मैंने कहा था, विशेष ध्यान रखना। 2 का 35 में आप डेफिनेशन पढ़ते हो कि डिविडेंड इंक्लूड्स व्हाट, इंटरिम डिविडेंड, जिसका सिंपल फंडा मैंने बताया था, सारी धाराएं नॉर्मल डिविडेंड की इंटरिम पे भी लगेंगी, ये पक्का याद रहे। फिर देखिए हमने क्योंकि स्टडी मैट में इस तरह से डिफरेंस भी था, इंटरिम वर्सेस फाइनल डिविडेंड के बीच में फर्क, जहां मैंने आपको 4 पॉइंट दिए थे, पहले 3 आगे मैट रेवोकेशन। एम से सिंपल मीनिंग है कि इंटरिम क्या है, ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर्ड होता है, जबकि फाइनल क्या है, आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्यों? क्योंकि वो एजीएम में प्रपोज डिविडेंड से किस में कन्वर्ट होता है, फाइनल डिविडेंड के ऊपर। जब सेक्शन 102 के अंदर आप पढ़ते हैं कितनी बातें, 4 अड्डा। ए से अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, डिविडेंड, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, वो पक्का याद रहे, राइट। और प्रपोज डिविडेंड के बारे में भूलिए, आप चैप्टर नंबर नेक्स्ट 9 में सेक्शन 134 के अंदर बनती है बोर्ड रिपोर्ट, उसके अंदर आपको मेंशन करना होता है। सो अनाउंस कौन करेगा, स्वाभाविक है बोर्ड की ही ये डिस्क्रिप्शन होती है, उन्हीं की क्या है, ये पावर है, दोनों में ही। बस इतना फर्क है कि फाइनल डिविडेंड जो प्रपोज हुआ था उसको अप्रूव कर देते हैं शेयर होल्डर्स एट एजीएम, दैट मीन्स सेक्शन 102। देन टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, दरअसल ये पॉइंट और मीनिंग वाला लगभग सेम है, बट क्योंकि स्टडी मैट में इस तरह से था तो नेचुरल है, ड्यूरिंग द ईयर है तो बिफोर प्रेपरेशन ऑफ क्या होगा, एफएस होगा। ये आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर है तो अंडरस्टूड आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ एफएस होगा, उस ढंग से पॉइंट है। देन रेवोकेशन करना, तो बेसिकली आपको पता ये होना चाहिए, जैसे आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, सेक्शन नंबर 127 कहता है आपने उसे 30 दिन में पे करना होता है। सो इट बिकम्स अ डेट फॉर द कंपनी, जैसे आप डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए अगर फाइनल डिविडेंड है, ध्यान दीजिए, जैसे ही शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया ये बन गया डेट। सो कंपनी उसे क्या नहीं कर सकती, रिवोक नहीं कर सकती। लेकिन इंटरिम क्योंकि इन बिटवीन द ईयर है, अगर आप करना चाहें तो शेयर होल्डर की कंसेंट के साथ ही आप रिवोक कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। एक रेगुलेशन जो कि मैंने बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट बताई थी, रेगुलेशन नंबर 80, क्योंकि प्रपोज किया बोर्ड ने और फाइनल हुआ एजीएम में, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, राइट। तो हमने कहा था जो डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है, क्या मेंबर्स उसे जनरल मीटिंग में बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। कहां लिखा है, रेगुलेशन 80 टेबल एफ, आर्टिकल्स का है, किसके लिए है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है। स्वाभाविक है, कहां आता है, शेड्यूल नंबर 1 में आता है, राइट। तो इसलिए अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैंने हमेशा आपको कहा था इसको रिवर्स में पढ़िए, 123 से 127 है, पहले आप सेक्शन क्या कीजिए, 127, क्योंकि 127 से आप सीखते हैं 30 दिन में डिविडेंड देना है, और उसी के ऊपर आपका बेस्ड बनता है 124 का भी, इसलिए 127 से स्टार्ट करना चाहिए। तो 127 बेसिकली तो फेमस है पेनल्टी के लिए, लेकिन मैं कहता हूं यार 2 बातें हैं।
127 ही कहता है कितने दिन में आपने डिविडेंड देना है, तो आपने देना है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। राइट, फ्रॉम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 5 तारीख को अगर आपने डिक्लेयर किया है तो 30 दिन की काउंटिंग 6 तारीख से करनी होती है। वो क्यों करनी होती है? क्योंकि इसको आपको रेड विद करना है जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन नंबर 9, जो कि साफ कहता है जहां वर्ड फ्रॉम आ जाए उसे आप क्या कर दें, एक्सक्लूड करके अगले दिन से काउंटिंग स्टार्ट करें। सो 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आपने क्या करना है, डिविडेंड पे करना है, या वारंट आपने क्या करना है, पोस्ट करना है। वारंट की बताया था आपको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि देखिए रिवीजन है तो मैं बेसिक मीनिंग में तो जाऊंगा नहीं, अनलेस आप में से किसी का डाउट हो। तो 30 दिन में अगर ऐसा नहीं किया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार पेनल्टी पक्का आनी चाहिए। कंपनी को डिले के ऊपर ब्याज देना 18% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट है ये, कंपाउंडेड इंटरेस्ट नहीं है। और इसी पेज पे देखो आपके कंपनी एक्ट से रिलेटेड हर सेक्शन के इंटरेस्ट रेट का चार्ट लगा के दे रखा है, उसका भी ध्यान रखें। और साथ में नॉर्मली कंपनी एक्ट में हम ये देखते हैं कि डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगती है ओआईडी पे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। यहां ध्यान रखना ओआईडी नहीं है, प्योरली डायरेक्टर है। और क्या सारे डायरेक्टर होंगे? नहीं, जिसको पता है, दोज हु आर अवेयर ऑफ डिफॉल्ट। तो इम्प्रिजनमेंट जो है मैक्स 2 बरस की है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड है भैया, और नहीं है, पक्का जेल होगी, जेल ससुराल भी जाओगे, और शगन की भी राशि मतलब बोले तो फाइन भी लगेगा। और यहां ध्यान रखिएगा मिनिमम है, यहां मैक्स है लेकिन यहां मिनिमम है 1000 रुपए पर डे ऑफ डिफॉल्ट। क्या कंपनी अपनी इस पेनल्टी से बच सकती है? जी, आप बच सकते हैं। यहां पे 5 एक्सेप्शंस आती हैं, ऑफेंस नहीं मानेंगे, जहां मैंने आपके लिए एक्रोनियम कहें या कोड की कहें बना के दी थी, डोडा पोस्ट। डी वाला पॉइंट बड़ा बढ़िया है। दरअसल शेयर होल्डर ने एक डायरेक्शन दी है डिविडेंड को पे करने से रिलेटेड, तो आप दे सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन कंपनी कहती है हम उसे क्या नहीं कर सकते, कंप्लायंस नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ तीसरी बात है, अगर आप कंप्लायंस नहीं कर सकते, आपने कम्युनिकेट करना है किसको, शेयर होल्डर को। तो अकेला डायरेक्शन में बचाइए, डायरेक्शन दी शेयर होल्डर ने एज टू पेमेंट इस तरीके से पे करें, लेकिन कंपनी ने कहा हम कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे, एंड साथ में कम्युनिकेट कर दिया गया है, फिर 30 दिन का कोई इश्यू नहीं है। देन ओ से आता है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। ध्यान दीजिएगा, किसी भी लॉ ने कोई रोक लगा रखी है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि यार इसका पड़ोस वाला सेक्शन ही कर लो इस एग्जांपल में, दैट इज 126। राइट, जैसे 126 क्या है, हर शेयर होल्डर का हक है, नो डाउट उसे डिविडेंड भी मिले, बोनस शेयर भी मिले, एंड राइट शेयर वगैरह मिले। लेकिन हुआ क्या, अगर आपने अपने शेयर बेच दिए हैं, और बेचने के लिए स्वाभाविक का सेक्शन लगता है 56, तो उसके लिए हम एक डीड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं आईओटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो वो बना, आपने साइन किया, कंपनी को डिलीवर कर दिया, किसके लिए, फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दैट मीन्स अगर मैंने मेरे शेयर आपको बेच दिए तो नेचुरल हम 2 पार्टीज हो गई, मैं कहलाऊंगा ट्रांसफरर, आप कहलाएंगे ट्रांसफरी, और हम दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट बना आईओटी। तो अब क्या होना चाहिए, कंपनी बनाती है सेक्शन 88 में आरओएम, स्टैंड्स फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें मेरा नाम है, ट्रांसफरर का कट जाना चाहिए, स्ट्राइक ऑफ हो जाना चाहिए, आपका चढ़ जाना चाहिए। ध्यान ये रखना है, डिविडेंड हमेशा मिलता है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। किसको, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। कौन कहता है, सेक्शन 123 कहता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने आईओटी तो कंपनी को डिलीवर कर दिया, लेकिन अभी तक ट्रांसफर क्या नहीं हुई, कंपनी ने रजिस्टर नहीं करी। प्रॉब्लम क्या आ गई, आरओएम के अंदर, किसके अंदर, रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर मिस्टर एक्स कह लो या ट्रांसफर कह लो, उसका नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने शेयर बेच दिया, मैं शेयर होल्डर तो नहीं रहा, लेकिन मैं मेंबर तो रह गया, क्योंकि अभी तक नाम आरओएम में से कटा नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, डिविडेंड तो किसे मिल जाएगा, जिसका नाम आरओएम के अंदर है। राइट, इसलिए होता क्या है, जब कंपनी के पास आईओटी आ गया, आपने ट्रांसफर एग्जीक्यूट नहीं करी अभी, तो कंपनी तो जानती है कि नाम आरओएम में जिसका है, दरअसल अब वो शेयरों का मालिक नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, इन अकेला डिविडेंड ही नहीं, इन तीनों चीज के ऊपर एक टेम्परेरी रोक लगा देती है, जिसके लिए हम टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं अबेयंस।
पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो रोक लग गई, तो दैट मीन्स इस स्थिति में 30 दिन में डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब है कंपनी क्या करेगी, एक रोक लगा देगी किसके ऊपर, ना राइट शेयर पे ना बोनस शेयर पे। व्हाट अबाउट डिविडेंड का क्या होगा, तो कंपनी तो जानती है कि डिविडेंड हमने किसी को भी नहीं दिया। ऐसी स्थिति में हम सेक्शन नंबर 124 में क्या पढ़ते हैं, उड़ा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपका डिविडेंड डाल दिया जाएगा। लेकिन यहां फिर इसकी एक एक्सेप्शन लगी, अनलेस अगर जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है या जिसे ट्रांसफर कह लीजिए, उसने ऑथराइजेशन दे दी कंपनी को राइटिंग में कि भैया आप डिविडेंड किसको दे दो, ट्रांसफरी को दे दो, चाहे मेरा नाम यहां चल रहा है लेकिन उसका नाम अभी चढ़ा नहीं है, बट फिर ऐसी स्थिति में तो कंपनी को डिविडेंड देना है, वरना देखिए वो 30 दिन वाला खत्म हो जाएगा। देन यहाँ एनी लॉ है, कोई भी लॉ से रोक लगी हो, कोई भी कोर्ट केस ही वो। देन आ गया ओ के बाद, ओ हो गया अपना ऑपरेशन ऑफ लॉ। देन आ गया अगेन डी से, देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, दैट मीन्स ओनरशिप को लेकर के कोई इशू है। तो मैंने कहा था ये स्थिति तभी होती है डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव में झगड़ा। ए से हो गया कि कंपनी ने आपसे कुछ रुपए लेने हैं और डिविडेंड के रुपए देने हैं, तो कंपनी उसको सेट ऑफ कर सकती है, इसे हम कहते हैं लॉफुली क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना अगेंस्ट एनी सम ड्यू, राइट। और आखिरी है डोडा, क्योंकि ए कह लो या इसको हमने पोस्ट कहा था क्योंकि पोस्ट वर्ड आ जाता है। ए से क्या है, एनी अदर रीजन, कोई और कारण ऊपर वाले डोडे वाले 4 पॉइंट को छोड़ते हुए कि डिविडेंड या जो पोस्ट करना था वारंट नहीं हो पाया 30 दिन में, बट इट वाजंट ऑन द पार्ट ऑफ द फॉल्ट ऑफ द कंपनी, कोई मतलब कंपनी का कोई इसमें गुनाह नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था पोस्टल में ही कह लो कुछ गड़बड़ अगर समथिंग हो जाए। देन एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिए, देखिए अगर आप निधि कंपनी है तो निधि कंपनी क्योंकि सेक्शन 406 में आती है, चैप्टर 26 में आती है, उसका एक लॉ अलग है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी हो निधि हो, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट थोड़ा सा एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशन के साथ लगता है। तो ये निधि कंपनी से रिलेटेड क्या है, हम इस सेक्शन का कंप्लायंस मान लेंगे, प्रोवाइडेड डिविडेंड का अमाउंट कितने रुपए है, मैक्स 100 रुपए तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू 100 रुपए। तो करना क्या है, कंपनी को इसे अनाउंस करना है डिविडेंड के बारे में लोकल न्यूज़पेपर में जो वाइड सर्कुलेशन में है, स्वाभाविक है उस इलाके की लोकल लैंग्वेज में, राइट, जहां की कंपनी है। साथ में कंपनी के नोटिस बोर्ड पे आपने इसको चढ़ाना है कम से कम ध्यान रखिएगा 3 महीने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं कि आप 30 दिन में पे करें, आपका काम है अनाउंस कर दो, आपका काम है नोटिस बोर्ड पे चढ़ा दो, फिर जब जो आके मांगेगा उसे आप पैसे दे दो। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर डिविडेंड का अमाउंट कितना है, 100 रुपए तक का है। सो बेटा अब आता है हमारा मेन सेक्शन, ऑब्वियसली 123, जिसमें 6 सबसेक्शन आते हैं, लेकिन मैं 123 में कहता हूं एक रूल नंबर नहीं भूलना आपने, चाहे सबसेक्शन जाने दो, दैट इज रूल नंबर 3, राइट। तो इसके अंदर बहुत कुछ है। पहली बात, अगर हम आसान लेके चलें तो सबसे पहले है डिविडेंड किसको देना है। तो जैसे मैं कह रहा था किसको देना है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या उसके ऑर्डर पे या उसके बैंकर को। कैसे देना है, कैश में देना है, और इसको भी कैश मान लेंगे। किसको मान लेंगे, चेक को या डिविडेंड वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड, राइट, इसको भी कैश माना जाएगा। अब मेन चीज क्या है, जैसे हम 127 में कह रहे थे 30 दिन के भीतर आपको डिविडेंड देना है, जिस दिन आपने क्या किया, डिक्लेयर किया। लेकिन ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन मैंने कहा था दिस इज द ट्रिगर पॉइंट, यहीं से बनता है 127, यहीं से बनता है 123। 123 कहता है जिस दिन आपने डिक्लेयर किया, क्या करना है, वो डिविडेंड है आपने डिपॉजिट करवाना है। किसमें, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाओ, कहां, एक शेड्यूल्ड बैंक में। कितने दिन के अंदर, 5 दिन के भीतर। तो इसलिए अगर 5 तारीख को डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है तो 5 दिन कहां से, फिर 6 से काउंट करो, अलग से अकाउंट में डालो। और 127 के हिसाब से भी जो पे करने हैं वो 30 दिन कहां से होंगे, इसी 5 तारीख के बाद, मतलब 6 तारीख से आगे। तो ट्रिगर पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन अगर आप क्या है, ये ध्यान रखना, और कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है, 100%, दैट मीन 100% शेयर किसके पास है, सरकार के पास है। वैसे आप गवर्नमेंट कंपनी पढ़ते हैं 2 का 45 में, गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है जब उसके पास शेयर्स हो 51%।
ठीक है, लेकिन यहाँ 100% शेयर। तो गवर्नमेंट कंपनी में हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, या सेंट्रल प्लस स्टेट हो, या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स हो, 5 कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ 100% की लिमिट के लिए एक नया कॉम्बिनेशन आपने ध्यान रखना है, जो ये लिखा है, कौन सा, चाहे वो किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ मिलकर 100% बनता हो। सो दिस इज अ ट्विस्ट एलिमेंट यू हैव टू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ। मतलब मैं, क्योंकि आईसीआई ने आज तक इस पे प्रश्न नहीं बनाया है, लेकिन यहां ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, ये मत भूलिएगा। राइट, टेक्निकलिटी में अगर हम देखते हैं तो उसके लिए अलग से अकाउंट में डालने की आवश्यकता नहीं है। देन ये हम सेक्शन 63 के साथ भी पढ़ते होते हैं, क्योंकि बोनस शेयर आता है। तो दरअसल यहां मैं इसको हमेशा कहता हूं यार, इसको टेक्निकली याद रख लो। 123 का सब सेक्शन 5 की पहली प्रोविजन क्या कहती है, वो कहती है यार डिविडेंड अलग है, बोनस शेयर अलग चीज है। तो ये कहती है नथिंग इन दिस सेक्शन टू प्रोहिबिट कंपनी फ्रॉम व्हाट, कैपिटलाइजेशन, किसका, प्रॉफिट या रिजर्व का। किसके लिए, आप 2 चीजें कर सकते हैं बोनस के लिए। कैसे, या तो नया फुली पेड अप दे दो, या पार्टली पेड अप को कन्वर्ट कर लो। दैट मीन्स कॉल आपने मुफ्त में दे दी। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो चीज है कॉल मुफ्त में दे दी, इसके बारे में 63 में नहीं लिखा। 63 सिर्फ बात करता है बोनस शेयर फुली पेड अप, तो इसलिए 63 को हम इसके साथ रेड विद करते हैं। राइट, ये था इस सेक्शन का आसान हिस्सा। अब मैं डिविडेंड से रिलेटेड हमेशा कहता हूं, थोड़ा सा अगर मैं इजी करके दूं कि डिविडेंड देना है तो 2 चीजें करनी है। क्या करने हैं, 2 चीजें। 2 में से एक चीज तो पक्का करनी है, और एक चीज क्या है, ऑप्शनल है। पक्का क्या करना है, डिविडेंड देने से पहले अगर पिछले साल के लॉसेस थे या डेप्रिसिएशन थी, मतलब पिछले साल के लॉसेस, पिछले साल की डेप्रिसिएशन अगर प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुई, उस वजह से लॉस है, पहले आप उसे क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। एडजस्ट करना कह लीजिए, सेट ऑफ करना कह लीजिए, कि प्रीवियस ईयर के लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन या ब्रॉड फॉरवर्ड कह लो, ये आपने करना ही करना है। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। लेकिन एक चीज ऑप्शनल है कि डिविडेंड देने से पहले कंपनी चाहे तो अपना कुछ पैसा कहां ट्रांसफर कर सकती है, रिजर्व्स में। क्योंकि यह वर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा, मे है, मे। और दरअसल डिविडेंड देने की पावर किसकी होती है, बोर्ड की। राइट, तो इसलिए जो उन्हें ठीक लगे, अल्टीमेटली ये बोर्ड कर रहा है, क्योंकि कंपनी कह दो या बोर्ड एक ही बात है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, जितना आपने रिजर्व में डालना हो, इट इज योर चॉइस। इसके बाद मैं कहता हूं 2 चीजें कतई नहीं करनी आपने। 2 चीजें नेगेटिव है, अगर ये हुआ आप डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। पहला पॉइंट इजी वे में है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है, किसका, चैप्टर नंबर 5 का, सिंपल भाषा में कह लो डिपॉजिट्स का। और ये चैप्टर आता है 73 से 76 से, लेकिन यहां पे भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। दरअसल इस सेक्शन में वर्ड आता है, अगर आपने डिफॉल्ट किया या तो 73 का, या कौन से सेक्शन, 74। लेकिन जब हम डिपॉजिट का चैप्टर करवाते हैं, मैं तवज्जो क्या देता हूं यार, 2 मेन सेक्शन है। 73 में आप पैसा उठाते हो मेंबर से, 76 में उठाते हो पब्लिक से। बच्चे के दिमाग में वो टिका रहता है, लेकिन यहां ये लिखा 73 74 है, लेकिन इसके अंदर 76 भी आ जाएगा, क्योंकि 73 का हेडिंग क्या है, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, कि आपके ऊपर रोक है, किससे नहीं ले सकते, पब्लिक से। तो दैट मीन्स 73 किस पे लगा, मेंबर पे लगा। और लेकिन अब मैं कह रहा था चाहे 76 का आपका क्या हो, डिफॉल्ट हो, किसका डिफॉल्ट हो, तब भी आप डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब आप सेक्शन नंबर 76 पढ़ते हो, थोड़ा सा मैंने ये भी लिख के दे दिया यहाँ पे आपके लिए कि 76 के अंदर भी क्या आता है, कंप्लायंस ऑफ कौन सा सेक्शन, 73। 74 तो यूजलेस है। 74 तो क्या था, अगर आपने कुछ डिपॉजिट्स लिए हैं, कब लिए हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 2013। वो बात करता है कौन से डिपॉजिट्स की, 1956 वाले। राइट, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखिएगा, सिंपली चाहे मेंबर हो चाहे पब्लिक हो, 73 हो 76 हो, उसका डिफॉल्ट होगा, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन ली जाती है, तो आप डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। दूसरा हिस्सा इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड है, इसको भी टेक्निकल वे में आपको आना चाहिए। और आईसीआई ने सच प्रश्न नहीं पूछे तो टेक गुड केयर, बिकॉज इट वॉज रियली ट्रिकी। सबसे पहले क्या देखना है, क्योंकि इंटरिम बरस के अंदर है, तो आपने देखना है कि साल जो होता है, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, 3-3 महीने के, साल के अंदर है। तो जिस समय आप इंटरिम
देना चाहते हो डिविडेंड, उससे पहले मे बी 2 क्वार्टर खत्म हुए हो, मे बी क्या खत्म हुए हो 3 क्वार्टर। तो एक मैं पहले एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए 14 फेब को आप इंटरिम देना चाहते हो, तो 14 फेब को देखते हैं तो पीछे कितने क्वार्टर खत्म हो गए 3। तो इंटरिम पे हमें क्या ध्यान रखना है, उसके डिविडेंड के रेट के ऊपर एक रोक है। क्या है? रोक है, रिस्ट्रेंट है या रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन वो कब है? अगर कंपनी ने इनकर क्या किए हैं, लॉसेस किए हैं। कब इनकर किए हैं? करंट ईयर में किए हैं। लेकिन वो लॉस 14 फेब तक नहीं देखना, वो लॉस कब तक देखना है? अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो लॉस कब तक देखते हैं? अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर देखना है, डेट नहीं देखना। तो दैट मीन्स मेरे उदाहरण के हिसाब से कितने क्वार्टर हुए? 3। जैसे अगर आप यहां 2 उदाहरण देखिए, ये 3 क्वार्टर है, अलग अलग क्वार्टर में लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, आपने टोटल देखना है। तो जैसे मान लो इस एग्जांपल में टोटल में लॉस अगर एग्रीगेट आ रहा है तो इंटरिम के रेट पे रोक रहेगा, और वो रोक क्या रहेगा? मैक्सिमम आपका रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट के एवरेज से ज्यादा नहीं होगा, पिछले 3 साल के। तो अगर पिछले 3 साल के अगर ये हैं, एवरेज निकल गई 12 से ऊपर आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड सिचुएशन एक एग्जांपल में देखिए, माना 1 क्वार्टर में प्रॉफिट, 2 क्वार्टर में लॉस, लेकिन एग्रीगेट क्या निकला है? प्रॉफिट। तो यहां कोई रोक नहीं लगेगी। इज दैट ओके किड्स? देयर आफ्टर आता है इंटरिम डिविडेंड देना कब है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बाय डिफॉल्ट ये लेके चलते हैं ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर के भीतर। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न नहीं पूछा गया इसलिए मेरे हैंड रिटन में मैंने एफपीपी आपको लिख के दिया था, फ्यूचर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये क्या है? हम इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं इस साल का अगले साल, लेकिन इस साल की एजीएम कब होती है? अगले साल होती है, उस एजीएम से पहले। इसलिए लिखा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ व्हाट? एजीएम। तो भी हम पिछले साल का ही इंटरिम इसे लेके चलेंगे। अब देना कहां से है आपने इंटरिम? 3 सोर्सेस हैं। तो एक तो सिंपल पॉइंट अगर हम लेते हैं, सिंपल पॉइंट क्या बनेगा कि जिस साल के अंदर आप इंटरिम दे रहे हो, जिस साल के अंदर आप इंटरिम दे रहे हो, तो उससे पहले के वाले क्वार्टर्स का ऑब्वियसली प्रॉफिट उठाओगे। एक ही हो सकता है, या जैसे हम इंटरिम एजीएम से पहले दे रहे थे तो साल तो कंप्लीट हो गया, तो हम प्रॉफिट किसका ले सकते हैं? पूरे साल का ले सकते हैं, या हम प्रॉफिट किसका ले सकते हैं? उससे पहले वाले सालों का, जिसे आप सरप्लस कह देते हो। इज दैट ओके? तो ध्यान दीजिएगा, 3 आपके क्या निकल के आते हैं? सोर्सेस। नाउ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने डिविडेंड देना कहां से है? नॉर्मल सिचुएशन में प्रॉफिट में से देना है, चाहे वो करंट ईयर का हो, पास्ट ईयर हो, या दोनों को मिक्स करके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसमें से पहले क्या माइनस करनी है? डेप्रिसिएशन। और वो इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं, एज पर शेड्यूल नंबर 2, राइट। और प्रॉफिट में आपको ध्यान देना है, भैया हम इन 4 चीजों को प्रॉफिट नहीं मानेंगे। और ये देखने में ये टर्म्स क्या होती हैं? ओवरलैप होती हैं, राइट। तो अनरियलाइज्ड गेन हो, नोशनल गेन हो, रिवैल्यूएशन गेन हो, या चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन इट्स मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू। तो इन सब के बड़े एग्जाम्पल देखिए, क्या है टेक्निकल चारों में फर्क, ये सारा मैंने आपको करवाया था, राइट। देन आ गया, सरकार ने अगर गारंटी दी है, सरकार कौन सी होगी? कोई भी सरकार। तो स्वाभाविक ये पॉइंट तभी होता है जब गवर्नमेंट कंपनी होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था पीपी, स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पॉइंट। आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे सकते हैं, विच आर ट्रांसफर टू व्हाट? रिजर्व्स। तो ये कब आप रिजर्व इस्तेमाल करेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर हमारे पास क्या है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, या क्या है? लॉसेस हैं, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट कह लीजिए चाहे। इसलिए मैंने कहा था ये रूल नंबर 3 आपको याद रहे। और रूल नंबर 3 में बेसिकली तो 3+1 4 कंडीशन होती है, सीधा 4 ही कह लो। तो बेसिकली आपने क्या देखना है ये, लेकिन कंडीशन कब लगती है? हर कंपनी में लगेंगी, लेकिन अगर आप फिर से देखो, सेम पॉइंट है, कौन से वाला? वही 100% गवर्नमेंट कंपनी, बिल्कुल उसी तरह से। नॉर्मली कॉम्बिनेशन 5 का होता है, कितना एक और ऐड कर दिया था 6, तो उसके केस में ये कंप्लायंस आपको नहीं करना है। तो मैक्सिमम रेट क्या रहेगा? पिछले 3 साल के डिविडेंड का एवरेज रेट। लेकिन मान लो पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड किसी भी साल नहीं दिया, तो स्वाभाविक है कोई रिस्ट्रेंट नहीं रहेगा। सेकंड कंडीशन आता है, आप रिजर्व में से कितना विड्रॉ कीजिएगा? मैक्स करेंगे 10% किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का।
तो यहां ध्यान रखना है, जब आप ये फ्री रिजर्व वगैरह लेंगे तो इसके अंदर आपने ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है और ना ही आपने प्रॉफिट करंट या पास्ट ईयर इसके अंदर डाल के कंप्यूट करना है, ये गलती ना हो। और यूटिलाइजेशन करना कैसे है, पहले आप करंट ईयर का क्या राइट ऑफ करोगे, लॉस, फिर आप क्या पे करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर नंबर किसका आएगा, इक्विटी का आएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, रिजर्व में से निकालने के बाद रिजर्व में बैलेंस बच जाना चाहिए, कितना, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो ये भी ध्यान रहे, यहाँ 10 था, यहाँ 15 है, यहाँ पेड अप कैपिटल के साथ फ्री रिजर्व था, यहाँ अकेला क्या है, पेड अप कैपिटल है। तो इस तरह से इसी ऑर्डर में 1, 2, 3 एंड 4 ऑर्डर में आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। इज दैट ओके? जो एवरेज प्रॉफिट वाला पॉइंट है, एवरेज डिविडेंड के रेट वाला, तो उसमें अगर हमें पिछले 3 साल के इंटरिम और फाइनल तीनों डिविडेंड दे, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम जो रेट था, मैंने कहा था पिछले 3 साल का क्या लेना है, एवरेज डिविडेंड, राइट। पिछले 3 साल जो आपने डिविडेंड क्या किया है, डिक्लेयर किया है, जितना किया है। आप साल में मान लो, पहले ये भी हो सकता है एक ही साल में आपने पहले इंटरिम 5% दिया, फिर 7% और दे दिया, तो कितना बन गया, 12 बन गया, राइट। इस ढंग से आप देखिएगा। देन इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा आता है, इन 2 सेक्शनों को इकट्ठा पढ़ना चाहिए, 124 रेड विद 125। 124 में हम उड़े की बात करते हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जैसे हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या था, डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे यहां मैंने दोबारा लिख के दिया है कि 123 वाला है 5 दिन में जमा कराओ, और 127 वाला क्या है 30 दिन में पे करो। तो इसलिए वही सेम यहां से 127 से ही पिक होता है 124। तो 124 क्या कहता है कि अगर आपने 30 दिन के भीतर, अगर आपने ये 127 से आपने डिविडेंड क्या नहीं किया, पे नहीं किया या अनक्लेम्ड है, तो अब आपने 2 बातें करनी है। कितनी बातें करनी है, 2 करनी है। ये ध्यान रहे, ये आ गई पहली बात, ये आ गई दूसरी जी। तो 30 दिन के अगले 7 दिन के अंदर, अगले 7 दिन के अंदर जाओ बैंक में, एक नया खाता खुलाओ, जिसको हम नाम क्या देंगे, उड़ा अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, राइट। और ध्यान रहे, अगर आपने 7 दिन में पैसा नहीं जमा करवाया तो कंपनी को डिलेड पीरियड पे यहां 12% ब्याज देना होगा, विच विल बी पेबल टू द मेंबर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर ड्यूज। इस उड़े अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा आने वाले 7 साल तक, राइट। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद क्या होगा, 7 साल बीत जाने के बाद ध्यान रखना है, 7 साल बीत जाने के बाद उसके अगले 30 दिन में वो जितना पैसा था along with what accrued interest will be transferred to IEPF 125 वाला इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, राइट। उसमें अथॉरिटी है, उसको आपने ये ट्रांसफर कर देना है। और एक फॉर्म, क्योंकि अथॉरिटी के अलग से रूल है, IEPF नंबर 1 में आप ये स्टेटमेंट लिखे कि इतना ये पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया। देन एक चीज और ध्यान देनी, इसी में IEPF में इवन आपके शेयर्स भी डाल दिए जाएंगे। लेकिन शेयर्स कब डाले जाएंगे, अगर लगातार 7 साल तक डिविडेंड क्या नहीं हुआ, पे नहीं हुआ। लेकिन यही सेक्शन कहता है आप अपने शेयर्स वापस लेना चाहें तो रिक्लेम कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट डिविडेंड, वो नहीं लिखा इस सेक्शन ने। उसका जवाब कहां है, 125 में। वो भी एक रिक्लेम कर सकते हो, बट 125 में। देर आफ्टर क्या करना था, यही 30 दिन बीत जाने के बाद जब आपने डिविडेंड देना था, नहीं दिया गया, अगले 90 दिन के भीतर आप क्या करेंगे, ये आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहां शेयर होल्डर की पूरी डिटेल लिखेंगे, उसका नाम, उसका एड्रेस, कितने शेयर, कितना डिविडेंड, ये वो, और उसे डाल दिया जाएगा कहां, वेबसाइट पे, किसकी, कंपनी की अगर हो या अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, ऑब्वियसली IEPF वाली वेबसाइट पे। तो एक और साथ में सेक्शन के डिफॉल्ट पे देखिए पेनल्टी आती है आपकी, कंपनी के ऊपर लाख रुपए लगेगा और डेली का 500 लगेगा, और 500 करके मैक्स हो सकता है 10 लाख। OID पे 1 लाख की बजाय यहाँ कम होगा 25,000, और 500 भी कम होके पर डे वाला कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। 100 करके कितना बनेगा, 2 लाख रुपया बनेगा। देयर आफ्टर किड्स हमारा आखिरी सेक्शन आ जाता है 125, दैट इज IEPF, या कह लीजिए अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो अथॉरिटी के रूल्स 2016 के हैं, जिसके अंदर मैंने कहा था कितनी बातें आती हैं, अकाउंटिंग आता है, ऑडिट आता है, ट्रांसफर आता है, एंड क्या आता है, रिफंड, सारी चीजें इसके अंदर है। तो सबसे पहले IEPF फंड है जो किसने स्टैब्लिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, टू बी कॉल्ड एज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, या अकेला आप वर्ड इस्तेमाल करें फंड। अब ये फंड किस चीज से बनेगा,
तो देखिए यहां मैंने कोड की दी थी जीडीआर पुराना पापी, पहले इतना टिकाओ, ठीक है, जीडीआर पुराना पापी। चलो आप मेरा नाम पहले ले लो, स्वामी सर, क्योंकि क्या लेता है, फीस लेता है, और कितने साल से ले रहा है, 7 साल से। सो जी से आ गया जो भी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दी है, ग्रांट्स दी हैं, राइट, आफ्टर अप्रोप्रिएशन बाय पार्लियामेंट। दूसरा है आपको डोनेशन मिली, यहां किसी से भी हो सकता है, इसलिए कंपनीज भी आ गया, सरकार के साथ देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो ग्रांट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही था। तो यहाँ पे कोई भी सरकार आ गई, कंपनी आ गई, अदर इंस्टीट्यूशन आ गए। आर से क्या आ गया, अमाउंट इन द जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सीजी विच हैड बीन ट्रांसफर टू डेट अकाउंट अंडर सेक्शन 205A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। जो मैंने सिंपल कहा था कि पुराने कंपनीज एक्ट में पहले ये उड़ा होता था, बस उसका सेक्शन है 205 का ही। देन पुराने क्यों लिख दिया, ये अमाउंट लाइंग इन IEPF अंडर सेक्शन 205C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 की, पुराने एक्ट में वो जो IEPF 205 का सी होता था। पुराना पापी क्यों, क्योंकि यहां वर्ड था पर्सोनेशन किया, आपने फेक नेम पे, मल्टीपल नेम पे, डिफरेंट नेम पे ज्यादा शेयर ले लिए, जो कि एक फ्रॉड है। तो ये आता है सेक्शन 38 का 4 में। तो इसलिए जब आप पकड़े जाते हो तो क्या लिया जाता है आपसे, वो इल गॉटन मनी वापस ली जाती है, जिसे हम कहते हैं डिसगोर्जमेंट, वापस लेना, तो फंड में डाल दिया जाएगा। आई से क्या आ गया, फंड में पैसा ऐसा थोड़ा है कोई डब्बे में रखा हुआ, ऑब्वियसली हमने कहीं इसे इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में रखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने से जो भी आपको इंटरेस्ट या अदर इनकम आई वो भी इसी फंड में बनेगी। स्वामी से हमने क्या किया था, SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, सेक्शन 90 का नो, राइट, कि शेयर्स हेल्ड बाय अथॉरिटी एंड रिजल्टेंट बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच शेयर्स। देन फीस कोई भी जो अथॉरिटी ने चार्ज की। अब ध्यान रखना है जो 7 साल वाला पॉइंट है, ये 7 साल वाले के अंदर टोटल 7 पॉइंट है, इसकी भी आप कोड की बनाना चाहे बना सकते हैं। दीदी हमारी क्या हो गई, पास हो गई, इस तरह से ये 7 पॉइंट निकाल लीजिए। डी से एक तो डिविडेंड आ गया, राइट, क्योंकि 7 साल के बाद आया था, यहां 125 में ये पढ़ के आए थे, 124 का 5 यहां देखिए, ये वाला जो था एग्जैक्टली हम कहें 124 का 5 ये वाला डब्बा था कि उड़े वाला पैसा अलॉन्ग विद व्हाट, इंटरेस्ट, 7 साल। इसी तरह से आपके क्या हो गए, मैच्योर्ड डिपॉजिट, उसके ऊपर चैप्टर 5 लग गया कंपनी एक्ट का। डिबेंचर्स हो गई विद इंटरेस्ट, सेक्शन 71 लग गया, तो ये आपकी 3 दीदी हो गई, राइट। उसके बाद क्या हो गया, 5 से प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन होती है, राइट, वो पैसा वापस करना होता है अंडर सेक्शन 55, 20 साल के बाद वो नहीं वापस हुआ तो यहां आ गया। ए से आ गया एप्लीकेशन मनी, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुई वो पैसा रिफंड करना होता है अंडर सेक्शन नंबर 39, जो आपने नहीं किया वो यहां आ जाएगा। देन एस से सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, कहां से अराइज हुए, बोनस इशू या मर्जर अमेलगमेशन। एंड देन अपने देखिए यहां पे आपका 124 का 6 में ये 7 साल तक अगर डिविडेंड नहीं लिया था, क्या आगे थे, शेयर्स भी तो आगे थे ना, इसलिए आखिरी पॉइंट वो भी ना भूलें इस ढंग से कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स 124 का 6 वाला। अब फंड का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करेंगे, 5 कार्य हैं। पहला बहुत ही सिंपल है, ये जो आपका पैसा 7 साल बाद यहां आ गया था, ये डिविडेंड वगैरह ये मरेगा नहीं, ये आप वापस ले सकते हैं। देखो ये तीनों दीदियां यहां ऊपर वाली आ गई, ये एप्लीकेशन मनी वगैरह आ गया। देन संभाविक फंड का नाम ही था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो उनको एजुकेट और उनकी अवेयरनेस के लिए पैसा खर्च करो। देन था जो डिसगॉर्जमेंट की बात कर रहा था 38 का 4, जब मल्टीपल नाम पे कुछ लोग शेयर ले गए तो जेन्युइन लोगों को शेयर नहीं मिले, तो जो वो जेन्युइन लोग हैं, अगर वो जेन्युइन है मींस एलिजिबल है और वो आइडेंटिफिएबल हैं, जिनको शेयर नहीं मिलने से क्या हुआ, लॉस हुआ, तो कोर्ट ऑर्डर देगी कि भैया जो डिसगोर्जमेंट से अमाउंट आया था वो इनको क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए ड्यू टू रॉन्ग एक्शन। रॉन्ग एक्शन क्या है, पर्सोनेशन किया कुछ लोगों ने, राइट। ये अच्छा पॉइंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। देन 4th आ गया, अगर लीगल एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं तो ये क्या लिया है, क्लास सूट, जिसे आप क्लास सूट कहो या वर्ड क्या लगा लो, क्लास एक्शन सूट, राइट, कि जिसका मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स विच में भी मेंबर, शेयर होल्डर, मतलब डिपॉजिटर वगैरह। तो 37 सेक्शन में हम पढ़ के आते हैं, और 245 क्लास सूट 37 में किस चीज के ऊपर आता है, प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, और 245 जो कि चैप्टर नंबर 16 में आता है, ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट, और 5वां है अदर इंसिडेंटल मैटर्स।
तो ये जो अथॉरिटी बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन किसने करी, सीजी ने करी। किस कार्य के लिए करी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड के लिए करी। इस अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन पे प्रश्न नहीं आया, बट ध्यान दीजिएगा आ सकता है। चेयरपर्सन होगा, कौन होगा, चेयरपर्सन। लेकिन वो कौन होगा, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्या है, सेक्रेटरी है, दैट विल बी एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बच्चों ऑफ वंस पोजीशन, जिसे आप अपने कोर्स में जनरल क्लॉजेज एक्ट में सेक्शन 15 में पढ़ के आते हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट यहां का चेयरपर्सन होगा। एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग व्हाट 7, एंड के साथ है तो इसलिए नेचुरली ये दोनों मिला के कितने बने, 7 बने। चेयरपर्सन 1 हो गया और बाकी मेंबर 6 हो सकते हैं, राइट। और साथ में एक सीए होगा, हु विल बी द कन्वीनर ऑफ अथॉरिटी। अब क्योंकि पैसा है तो अकाउंट्स बनेंगे। इनके अकाउंट्स अथॉरिटी के कैसे बनेंगे, जो सीएजी ने प्रिस्क्राइब किया है, राइट। और ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करेगा। कब करेगा, एट सच इंटरवल्स एज स्पेसिफाइड बाय हिम। एंड ऑडिटेड अकाउंट्स टुगेदर विद व्हाट, ऑडिटेड रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अकाउंट्स के साथ रिपोर्ट। फिर एक एनुअल रिपोर्ट बनेगी। ये कौन बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अथॉरिटी बनाएगी, हर साल के लिए बनाएगी, प्रिस्क्राइब टाइम एंड फॉर्म में बनाएगी, गिविंग फुल अकाउंट ऑफ व्हाट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अथॉरिटी ने जो भी कार्य साल में किए हैं, और आप इसे फॉरवर्ड करोगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चीजें, एक तो देखिए आपके पास यहाँ ऑडिट रिपोर्ट आ गई थी, और यहाँ ऑडिट रिपोर्ट किससे आई थी, सीएजी से। यहाँ क्या आई थी आपके पास, एनुअल रिपोर्ट आई थी, किससे आई थी, अथॉरिटी से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों की दोनों रिपोर्ट कहां पेश कर देगा, बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा था ये पैसा आप रिफंड डिविडेंड वगैरह ले सकते हैं। तो लेने का प्रोसीजर या कार्रवाई क्या होती है, तो मैं इसे कहता हूं 3 स्टेप है, आप ध्यान रख, 3 स्टेप आप टिका के चलिए। पहला स्टेप क्या था, आप IEPF पोर्टल पे जाओ, वहां से एक फॉर्म IEPF 5 डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसे क्या करो, फिल करो एंड सबमिट करो। अब सबमिट किसको करना है, ध्यान से देखना, आपने कंपनी को करना है। किसको करना है, कंपनी। अब कंपनी क्या करेगी, आपके फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद वो फॉरवर्ड करेगी किसको, अथॉरिटी को। मतलब आप डायरेक्टली अथॉरिटी को नहीं दोगे, किसके थ्रू दोगे, कंपनी के थ्रू। तो इसे आप 3 स्टेप्स कह सकते हो इस तरह से। पहला IEPF पोर्टल पे गए, राइट, फिर वहां से IEPF फॉर्म नंबर 5 डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद फिल किया, फिल करने के बाद सबमिट कर दिया कंपनी को। नंबर 2, कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने उसे वेरीफाई करना और अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना है। इसके बाद जो अथॉरिटी जो है, अगर उन्हें लगता है आपका वेरिफिकेशन ओके है, अब वो प्रोसेसिंग कर देगी आपकी किस चीज का, रिफंड का, राइट गाइस। तो विद दिस रिवीजन कम्स टू एन एंड। थैंक यू।